गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञानदूत मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अच्छन राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम करने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन, जैसा कि आप इसे कई नामों से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड। बेसिकली स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में जब अपन वेल्स एंड स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जब अपन नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तब ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि आपको बताया, ये छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ एक द्वीप समूह से बना हुआ एक देश है, बहुत ही छोटा सा देश। और ये एक ऐसा देश है जिसका संविधान हमारे लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटेन वह संविधान है जिसने राजनीतिक विचारधाराएं और संवैधानिक व्यवस्थाएं जो विश्व को प्रदान करी हैं वो प्रदाता है ब्रिटेन। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हम तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ते हैं, उसमें भी अपन डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं, ताकि तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स पे चलने से पहले अपन ब्रिटेन के कुछ जनरल फैक्ट्स जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं। ब्रिटेन की राजधानी, जैसा कि आपको पता है, लंदन है। इसका एरिया बहुत ही छोटा, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत छोटा सा देश है। 2,44,108 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये एक देश है, बहुत छोटा। अमेरिका का लगभग 40वां हिस्सा और फ्रांस और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनका बिल्कुल आधा हिस्सा ही ये है। पॉपुलेशन बहुत ही कम, 6.7 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। करेंसी की बात करें तो पाउंड या स्टर्लिंग यहाँ की ये करेंसी है। लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है, अन्य लैंग्वेजेस भी वहाँ चलती हैं। लिटरेसी रेट 100% है और रिलीजन यहाँ क्रिश्चियनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। नेशनल डे यहाँ का है 21 अप्रैल, जिसको क्वीन डे भी कहा जाता है। और फ्लैग, जिसे कि अपन यूनियन जैक कहते हैं। यूनियन जैक एक्चुअली स्टूडेंट्स, तीनों जो इसके पार्ट्स हैं ब्रिटेन के या यूके के जो पार्ट्स हैं उनके जो लिए गए हैं, जैसे अपन पहला देंगे इंग्लैंड के जॉर्ज क्रॉस को लेते हुए और स्कॉटलैंड के एंड्रियो क्रॉस को लेते हुए और आयरलैंड के सेंट पैट्रिक क्रॉस को लेते हुए इस फ्लैग का निर्माण किया गया है। तीनों क्रॉस इसमें शामिल है। अब हम अपन जान लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने से पहले अपन कुछ उन सोर्सेज को भी जान लेते हैं जिनके आधार पे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। फर्स्ट आता है मैग्ना कार्टा 1215, जिसके माध्यम से इसे बाइबल भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के अधिकारों का, मानवाधिकारों का बाइबल भी इसे कहा जाता है। ये इसका मूलभूत आधार है इसके संविधान के निर्माण का। दूसरा पिटिशन ऑफ राइट्स 1628। तीसरा अपन लेते हैं बिल ऑफ राइट्स। और इसके अलावा कुछ पार्लियामेंट के कुछ एक्ट्स हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस एक्ट है 1679, रिफॉर्म्स एक्ट्स 1832, 1867, 1884, वेस्टमिनिस्टर एक्ट जो है 1931, इसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1949। ये सब भी सोर्सेज रहे। इनके साथ साथ कुछ कन्वेंशंस, वहाँ की पार्लियामेंट के कुछ कानून जो बनाए हुए हैं और वहाँ की जुडिशरी द्वारा समय समय पर लिए गए डिसीजंस जो हैं वो सब इसका बेस बनती है, सोर्सेस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए चलते हैं अब हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स की ओर। फर्स्ट फीचर जो अपन लेते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित संविधान। स्टूडेंट्स, ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है। ये हजारों साल के, लगभग 1,500 साल के शनय शनय या धीरे धीरे विकास का परिणाम है। ये किसी एक दिन में किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि किसी फलां व्यक्ति ने बनाया है या इस सभा ने इसका निर्माण किया है।
ये धीरे धीरे, जैसा हम देखते हैं ब्रिटेन का ऐतिहासिक कालखंड अपन देखते हैं, एंग्लो सेक्शन से होते हुए नॉर्मन काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल, इनसे होते हुए हैनोवर काल जो इनका लास्ट था, इनसे धीरे धीरे और आज भी इसका विकास हो रहा है, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये विकास का परिणाम है, निर्माण का परिणाम नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित किया गया था, या भारत का किया गया, जापान का किया गया, या फ्रांस का किया गया, इस तरह से इसका निर्माण नहीं किया गया। ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है और 1500 साल में इसका लगभग विकास हुआ है। आज भी ये अपना विकास करता जा रहा है, जो चेंजेस होते हैं वो इसका विकास होते रहे। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि किसी ने इसमें ईंट जोड़ा, किसी ने पत्थर जोड़ा, और इस तरह से एक भव्य इमारत के रूप में यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है विकसित होकर आज हमारे सामने है। अगले जो पॉइंट की अपन तरफ चल रहे हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान। स्टूडेंट्स, विश्व का कोई अलिखित संविधान है तो वो ब्रिटेन का संविधान है। अन्य सभी प्रजातांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन देखने को पड़ते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। जैसे अमेरिका का है, भारत का है, फ्रांस है, जापान है, सभी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो रिटन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया कि इसको किसी संविधान निर्मात्री सभा ने बैठकर बनाया नहीं, इसको डिज़ाइन नहीं करा, ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम्स हैं डेवलप होते गए, जिनको ये फॉलो करते हुए आज भी अपने देश को अच्छे से लोकतांत्रिक तरीके से संचालित कर रहा है। तो लेटन मतलब कुछ विद्वान डी टॉकविले हैं, जैसे ये भी कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के रूप में अपन नहीं देख सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अनरिटन है, इसका कुछ पार्ट रिटन भी है, जो समय समय पर के इसके पार्लियामेंट के बिल्स आए, या जैसे स्टार्टिंग में हम अपन लेते हैं मैग्ना कार्टा हो गया, फिर पिटिशन ऑफ राइट्स हो गया, राइट्स ऑफ बिल ऑफ राइट्स हो गया, साथ ही साथ पार्लियामेंट के कुछ डिसीजंस थे, ये इसका कुछ रिटन पार्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो कुछ विद्वान इसे अर्धलिखित संविधान भी कहते हैं। अगला फीचर जो अपन लेने जा रहे हैं वह है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान। स्टूडेंट्स, लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें सामान्य बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, यानी सामान्य तौर पे परिवर्तन किया जा सकता है या अमेंडमेंट किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान को वहाँ की संसद जैसे सामान्य कानून पास करती है सामान्य बहुमत से, वैसे ही वहाँ के संविधान को भी वो परिवर्तित कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट भी ला सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान लचीले संविधानों की श्रेणी में आता है। इसके दिगर जो संविधान होते हैं वो जिसकी विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाती है संविधान में संशोधन की, तो उन्हें हम कठोर संविधानों की श्रेणी में लाते हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि यहाँ की संसद जैसे सामान्य कानून सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से पास कर सकती है, वैसे ही संविधान में संशोधन और परिवर्तन भी सामान्य बहुमत से करती है। इसका अगला फीचर अपन लेने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस या सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। स्टूडेंट्स, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर की जो प्रवृत्ति है, वैसे तो हमें विश्व के सभी संविधानों में, वैसे हर व्यक्ति में भी जैसा वो दिखता है वैसा वो होता नहीं है, एक व्यक्ति में भी, हर संस्था में भी और अन्य संविधानों में भी देखने को मिलती है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान का ये एक मेन फीचर बन जाता है। सैद्धांतिक तौर पे इसके लिए मुनरो कहते हैं कि जैसा ये है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं। ये सिद्धांत और व्यवहार में इसके अंतर के कारण ही ऐसा कहा जाता है। सैद्धांतिक तौर पे हम देखते हैं तो यहाँ क्या दिखता है, संप्रभुता किसमें समाहित है, वहाँ के किंग में। लेकिन यहाँ सॉवरेनिटी या सॉवरेन कौन है, वहाँ की पार्लियामेंट। सैद्धांतिक तौर पे यहाँ राजतंत्र दिखता है हमें, लेकिन व्यवहारिक तौर पे यहाँ लोकतंत्र है। सैद्धांतिक तौर पे हमें ये भी दिखता है कि यहाँ कैबिनेट, ये पार्लियामेंट पावरफुल है, लेकिन पार्लियामेंट पे भी व्यवहारिक तौर पे कौन गवर्न कर रहा होता है, उसे कैबिनेट उसे चला रही होती है, कैबिनेट से वो नियंत्रित हो रहा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिद्धांतिक तौर पे जो दिख रहा है वैसा व्यवहारिक तौर पे है नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पे काफ़ी अंतर पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो अपन इसका अंतर जो विशेषता लेने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, वह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय प्रजातंत्र।
स्टूडेंट्स, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें ड्वेल एग्जीक्यूटिव होगी या दोहरी कार्यपालिका होगी, वो यहाँ है। आप देखते हैं एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो कि वहाँ का किंग या क्वीन है, और दूसरा यहाँ का रियल एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट है। इसके साथ ही साथ ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि कार्यकाल की सुनिश्चितता भी नहीं होती है। किसकी? ना तो संसद की, पार्लियामेंट की, और ना ही कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट या मंत्री परिषद तब तक कार्य कर सकता है जब तक उसे पार्लियामेंट का विश्वास मत प्राप्त है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसे सरकार को गिर जाना होता है या सरकारें गिर जाती हैं। तो इस प्रकार जो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये देखते हैं कि कार्यपालिका का चयन किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। वो भी यहाँ होता है कि व्यवस्थापिका में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मेजॉरिटी की जो पार्टी होती है उसके लीडर को वहाँ के किंग इनवाइट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, और फिर वो अपने कैबिनेट का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं कि व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का चयन होना, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व निर्धारित करना, ये सारे के सारे अपने को संसदीय शासन व्यवस्था वाले गुण यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है या संसदीय प्रणाली को यहाँ अपनाया गया है। अगले जो अपन लोग इसकी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता लेने जा रहे हैं वह है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट या संसद की सर्वोच्चता। स्टूडेंट्स, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए ये कहा जाता है कि वो विश्व की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यवस्थापिका है या वहाँ की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पार्लियामेंट है। सरकार के तीनों अंग में से अपन देखें तो वहाँ की जुडिशरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि वहाँ की पार्लियामेंट है। इसकी इसी शक्तिशाली नेचर के कारण इसके लिए कहा जाता है कि ये एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रिटेन के किंग के सामने उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार करके भी ये रखते तो उसे एक सिग्नेचर करने होते हैं। उसका प्रस्ताव अगर इस किंग के सामने भेज दे तो उसे किंग को उसको साइन करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ राजा से भी, वहाँ के जुडिशरी से भी सबसे ज़्यादा सुप्रीम अगर वहाँ कोई है तो वहाँ की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के डिसीजंस को सैद्धांतिक तौर पे है, वीटो पावर वहाँ के किंग के पास है, लेकिन वीटो पावर वो यूज़ नहीं करता है। और ना ही वहाँ की जुडिशरी जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को या किसी भी एक्ट को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ किसकी सुप्रीमेसी है? वहाँ की पार्लियामेंट या वहाँ की व्यवस्थापिका की। अगले फीचर की ओर अपन चलते हैं, वह है यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या एकात्मक शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत छोटा सा देश है। अपन देखते हैं कि एरिया वाइज जो बड़े देश होते हैं उनमें एकात्मक शासन व्यवस्था संभव नहीं होती है। जैसे भारत है, संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, या यूएसए देखते हैं फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। लेकिन ये एक छोटा सा देश है और यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहाँ केंद्रीय सरकार ही समस्त देश के प्रशासन को संचालित करती है। तो हम देखते हैं कि लंदन में बैठी हुई पार्लियामेंट संपूर्ण देश के लिए कानून पास करती है, वहीं बैठी हुई कैबिनेट और मंत्री परिषद के अधीन कार्यरत विभाग व विभिन्न एजेंसीज जो हैं वो पूरे देश के शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। उस कैबिनेट द्वारा पास नियमों के अनुसार ही संपूर्ण देश का प्रशासन चलाया जाता है। प्रांतीय सरकारों को अन्य शक्तियाँ नहीं दी गई हैं या प्रांतीय सरकारों के पास किसी भी तरह की शक्तियाँ नहीं है, या हम कह सकते हैं कि प्रांतीय स्तर पे कोई सरकारें यहाँ नहीं है इस तरह से पावरफुल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ है, जैसे काउंटी बरो, पैरिश इत्यादि लोकल गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी ऑटोनॉमी उनके पास भी नहीं है। ये सभी किससे गवर्न होते हैं? लंदन में बैठी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही ये गवर्न होती हैं। स्टूडेंट्स, अगले फीचर की तरफ अपन चलते हैं। अगला है रूल ऑफ लॉ। डाइसी ने विधि का शासन का जो सिद्धांत दिया है,
इस सिद्धांत के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, चाहे वो राजा हो या रंग हो। डाइसी ने कुछ इसके मेन फीचर्स दिए हैं कि जहाँ विधि का शासन होगा वहाँ क्या क्या होना चाहिए। जैसे पहला हम दे रखे हैं कि सभी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंग हो, कानून के समक्ष समान हैं। दूसरा हम ले रहे हैं कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी सभी बराबर हैं। और तीसरा जो विधि के शासन की मुख्य विशेषता आती है कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए बिना उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सब विधि के शासन का जो भी नियम होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में क्या है, विधि का शासन पाया जाता है या रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं वो लोग। अगले फीचर की तरफ अपन चलते हैं। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ये भी हमने कहा कि ब्रिटेन में कई शासन प्रणालियों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे हमें किंग और क्वीन के रूप में यहाँ कौन देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि यहाँ साथ ही साथ आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलेगी, एरिस्टोक्रेसी भी देखने को मिलेगी। और तो इस तरह से जब अपन राजा और रानी की तरफ देखते हैं तो इनका अस्तित्व क्या शो करता है कि यहाँ राजतंत्र है। दूसरी तरफ अपन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ चलते हैं, लोक सभा की तरफ चलते हैं, तो इसके जैसे पीयर्स होते हैं और इसके अन्य सदस्य जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो वहाँ के जमींदार वर्ग से, जो धनाढ़ वर्ग है उनके वर्ग से इन लोगों को चयन किया जाता है। तो ये एरिस्टोक्रेसी की तरफ इंडिकेट करता है। और तीसरी तरफ अपन हाउस ऑफ कॉमन्स की जब बात करते हैं तो यहाँ आपको निर्वाचित सरकार देखने को मिलती है जो यहाँ के प्रजातांत्रिक स्वरूप को शो करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अपन चलते हैं अगले फीचर की ओर। ये है रोल ऑफ कन्वेंशंस या अभिसमनों की महत्वपूर्ण भूमिका। स्टूडेंट्स, पहले ही हमने आपको बताया कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही शॉर्ट, ब्रीफ भी है, छोटा भी है और रिटन में भी नहीं है। रिटन में ना होने के कारण वहाँ कुछ अभिसमय विकसित हो गए। अभिसमय स्टूडेंट्स एक्चुअली वो ट्रेडिशंस होते हैं, वो रीति रिवाज होते हैं जिनकी उपयोगिता के कारण वहाँ की जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो ये संविधान संक्षिप्त होते हुए भी, रिटर्न में बहुत सी चीज़ों के लिए निर्देश ना होते हुए भी आज तक स्मूथली रन हो रहा है। तो वो किसके कारण हो रहा है कि धीरे धीरे इसमें कुछ राजनीतिक और संसदीय संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई, जिनके आधार पे ये आज भी रन हो रहा है। जैसे कुछ परंपराओं का हम जिक्र भी करें कि जैसे पार्लियामेंट में जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको 3 बार उसका वाचन किया जाता है। अभी समय ये भी बन गया कि किंग और क्वीन के पास वीटो पावर है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करता है। जनमत के लिए कुछ जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, वहाँ जनता की राय मांगनी होती है उन्हें, तो उसके लिए भी कोई रिटर्न में नहीं है, लेकिन वो भी एक रिवाज बन गया है वहाँ। तीसरी तरफ अपन देखते हैं कि वहाँ के जब कोई कानून बनाया जा रहा होता है तो विद्वजन जो उसके विशेष ज्ञाता होते हैं उनसे भी वहाँ का जो सरकार है हेल्प ले सकती है। इसके लिए उन्हें वो ग्रीन पेपर प्रोवाइड कराती है जिसमें वो अपने विचार वगैरह उनकी सरकार को प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह कई जो ट्रेडिशंस हैं वो चल रही हैं जिनके आधार पे ये संविधान संचालित हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं इनकी जिनको ब्रीफली अपन ले लेते हैं। जैसे सिटीजन्स राइट। स्टूडेंट, जैसे अपन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स या सिटीजन राइट्स जैसा कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, लेकिन अन्य डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की तरह या लोकतांत्रिक देशों की तरह ब्रिटेन के निवासियों को भी जो हैं सारे अधिकार मिले हुए हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार हुआ, कानून के समक्ष समानता हुआ, धर्म की स्वतंत्रता हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई, भ्रमण की स्वतंत्रता हुई, ये सभी और साथ ही साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी मानवाधिकार यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान में भी कुछ अधिकार इनको मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला है 2000 में,
इससे पहले भी इनको धीरे धीरे अधिकार मिलते हैं। सभी तरह के अधिकार इनको, संपत्ति का अधिकार भी है। तो इस तरह से सामान्य तौर पे स्वतंत्रता का, समानता का, कानून के समक्ष सभी की समानता, कानून के द्वारा सभी को समान संरक्षण इत्यादि सभी प्रकार के सिटीजन्स राइट यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। सिटीजन्स चार्टर जो आया वो भी शुरुआत में ब्रिटेन से ही आया है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1998 में। सिटीजन्स चार्टर के माध्यम से हर एक विभाग को ये कंपेल कर दिया गया है कि एक नागरिक की आपसे क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं और एक नागरिक आपसे क्या प्राप्त कर सकता है, इसको आपको डिस्प्ले में लगाना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे सिटीजन चार्टर हुआ या स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, सभी के सभी अधिकार वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके साथ ही साथ अपन बाई पार्टी सिस्टम यहाँ देखते हैं। द्विदलीय शासन प्रणाली भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। दो ही पार्टी, वैसे जैसे भारत में देखते हैं तो बहुदलीय शासन प्रणाली यहाँ पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में देखते हैं द्विदलीय शासन प्रणाली है, क्योंकि मेन वहाँ दो ही दल हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी। एक जब जो मेजोरिटी में होती है वो पार्टी शासन सत्ता को संभालती है, तो दूसरी अपोजिशन में होती है, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं ये पार्टीज। तो ये इस सिस्टम ने इसको, जो अपने यहाँ अस्थिर सरकारें होती हैं उससे भी इसको बचाया है। अन्य दल भी हैं लेकिन मूल दल ये दो ही हैं, ये कह सकते हैं अपन। फिर अपन एक यहाँ की जो एक महत्वपूर्ण परंपरा जिसे अपन कह सकते हैं रेफरेंडम या जनमत संग्रहण, पहले भी मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे जनता की राय के लिए रखा जाता है। वर्तमान में जैसे संविधान में कोई संशोधन करना होता है इन्हें, तो भी उसके लिए रेफरेंडम करवाया जाता है या जनमत संग्रहण करवाया जाता है। इसके साथ ही साथ रिसेंटली अपन देखते हैं कि जब 1914 में स्कॉटलैंड को अलग करने की बात आई थी, तो बाकायदा इस मैटर को भी रेफरेंडम के लिए रखा गया और 55% ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि स्कॉटलैंड को अलग नहीं करना है, स्कॉटलैंड को यहीं शामिल रखना है, स्कॉटलैंड के लोगों ने खुद कहा। तो इस तरह से रेफरेंडम की प्रवृत्ति भी हमें समय समय पर देखने को मिलती है। और भी अन्य समयों में, जैसे आपको यूरो डॉलर को अपनाना है या नहीं, यूरोपियन संघ में शामिल होना है या नहीं, ऐसे सभी मामलों में समय समय पर वहाँ जनमत संग्रह करवाया जाता रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे ब्रिटेन के संविधान के मेन फीचर्स। अगले टॉपिक में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।